अगर मैं सर आम फहम ज़बान में बात करूं कि सर ये जो लीजेज़ है ये क्या चीज़ है, सर लीजेज़ जो है आम फहम ज़बान में सर ये एक किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट है, किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट। सही है सर। लीजेज़ इट्स अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखो लीजेज़ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक लेसी कहलाता है और एक लेसर कहलाता है। इट्स अ किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक लेसी और लेसर। लेसी जो है इट्स कॉल्ड किरायादार और लेसर जो है इट्स कॉल्ड मालिक, जिसका एसेट होता है। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार स्टैंडर्ड स्टेट्स के देखो यार, आपको पता है कि जो आपकी अकाउंटिंग चलती है वो सब्सटेंस की बेसिस पर चलती है, लीगल बेसिस पर नहीं चलती, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार ये जो आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो लीगल ओनर हो वही आपका इन सब्सटेंस ओनर हो, तो कोई हरज वाली बात नहीं है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सर जो आपका लीगल ओनर होता है इन सब्सटेंस वो उस हिसाब से बेनिफिट नहीं ले रहा होता जो उसको लेने चाहिए। दो एग्जांपल्स देता हूं सर। एक एग्जांपल ये है कि उमर जो है वो मेरे पास आया, लेट से मेरे पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी मोटर व्हीकल ख़रीदी हुई है। उमर मेरे पास आया, उमर ने बोला कि यार हसन भाई मुझे जो है ना आपकी गाड़ी 1 साल के लिए चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, आप एक काम करो, मुझे जो है हर महीने का जो है 50,000 रुपये किराया दो, ये गाड़ी ले जाओ। मुझे बताओ टोटल 5 साल हैं इस गाड़ी का, अगर मैं अज्यूम करता हूँ यूज़फुल लाइफ है 5 साल, उमर 1 साल बेनिफिट ले रहा है। तो मुझे बताओ इन सब्सटेंस जो बेनिफिशियरी है इस गाड़ी का वो उमर है एज अ किरायादार या मैं हूँ? इन सब्सटेंस 5 सालों में से 1 साल बेनिफिट ले रहा है उमर, इन सब्सटेंस कौन बेनिफिशियरी है इस गाड़ी का? सर मैं हूँ। रीज़न बीइंग कि सर 5 सालों में से 1 साल जो है वो सिर्फ उमर इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उसका मुझे किराया दे रहा है, जबकि उसके बरक्स 4 साल तो मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 साल जो इस्तेमाल नहीं कर रहा उसका किराया मिल रहा है मुझे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ऐसी लीज जिसमें इन सब्सटेंस जो है वो भी जो है आपका मालिक जो है वो एक तरीके से बेनिफिशियरी और लीगली भी मालिक ही है। तो ये तो चलो नॉर्मल किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमें मसला नहीं है। मसला हमें उस वक्त आता है जब लेट से गाड़ी मैंने खरीदी। अब उमर बोलता है कि यार हसन भाई मुझे 5 साल के लिए जो है ये गाड़ी आप मुझे दे दो, मैं आपको जो है किराया देता रहूंगा और 5 साल बाद ये गाड़ी आप मुझे वापस गाड़ी मुझे आप बेच देना। अब इस सिनेरियो में मुझे बताओ, आज गाड़ी जो मैंने खरीदी है एज अ मालिक, सही है, इस गाड़ी का लीगल ओनर तो मैं हूं, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट का सिनेरियो है वो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि सर उमर बोलता है कि हसन मारफानी साहब आप 5 साल तक मुझसे किराया लेते रहो और 5 साल बाद ये गाड़ी मुझे बेच देना एक नॉमिनल अमाउंट में। तो मुझे बताओ इस सिनेरियो में इन सब्सटेंस जो इस गाड़ी का जो बेनिफिशियरी है वो उमर है या मैं हूं? इन सब्सटेंस उमर है। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार अब जो है ना, अब यहां जो इन सब्सटेंस जो बेनिफिशियरी है और जो लीगल ओनर है उन दोनों में आ गया है फर्क। तो टेक्निकली गाड़ी जो है वो तो आपकी है हसन मारफानी साहब, बट जो एक्चुअल सब्सटेंस इन सब्सटेंस बेनिफिशियरी है वो है उमर। तो अब ये तुम्हारा रेंटल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट। तो सर स्टैंडर्ड ने जो है इसको 2 टाइप्स में तोड़ा है बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन कि सर वो लीज जिसमें आपका जो है एक प्योरली रेंटल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेसी के पास जो है सिर्फ रहने का राइट होता है, जो सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी होता है वो लेसर ही होता है, ऐसा लीज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है सर, जिसको आप सिंप्लीफाइड अप्रोच भी कहते हो, एज पर न्यू स्टैंडर्ड। बताऊंगा क्यों कहते हो लॉजिक। और सर दूसरी लीज जिसमें इन सब्सटेंस जो आपका बेनिफिशियरी होता है एसेट का वो लेसी हो जाता है और ओनर जो है सिर्फ एक मालिक जो है वो सिर्फ एक लीगल ओनर की हैसियत रखता है, सर ऐसी लीज कहलाती है
फाइनेंस लीज, जिसको आप जनरल अप्रोच भी कहते हो। तो सर ये दो बाइफर्केशंस क्यों करने की गई हैं? क्योंकि सर आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर एसेट जो होता है वो जो इन सब्सटेंस बेनिफिशियरी होता है उसकी बुक्स में आता है। तो ये बाइफर्केशन करने का मकसद ही यही था, सो दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैन बी रीडिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज एंड विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस लीज। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको यहां तक क्लैरिटी। इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी प्लीज फील फ्री टू आस्क, मुझसे आप लोग बात कर सकते हो। कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? पहले तो हम लोगों ने लीज को जनरली समझा, हमने देखा कि सर दो पार्टीज होती हैं, एक लेसी होता है जिसको किराएदार कहते हो और एक लेसर होता है जिसको आप मालिक कहते हो। सर लीज की जो है दो टाइप्स होती हैं, बेस्ड ऑन सब्सटेंस और लीगल फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब हम बात करते हैं सर इस पर स्टैंडर्ड लीज की डेफिनेशन है क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये बहुत अहम सिनेरियो है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी की बेसिस पर जो है ना एग्जामिनर बाकायदा 5 से 10 मार्क का सवाल बना देता है। सही है, क्योंकि देखो थोड़ी सी डेविएशन की वजह से ना आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीज में आ जाएगा और थोड़ी सी डेविएशन की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट नॉन लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन को गौर से देखते हैं। अ लीज इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है that conveys the right to use an asset for a period of time in exchange for consideration। सर लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सामने वाली पार्टी को एसेट इस्तेमाल करने का राइट दिया जाता है। राइट टू यूज ऑफ एसेट सामने वाली पार्टी को दिया जाता है, किराएदार को दिया जाता है अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। अब सर ये कहने को तो बहुत आसान सी चीज़ है, बट इसकी बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं मॉडलिटीज़ हैं जो हमें देखना है। सर 2-3 चीज़ें जो हम लोग देख लेते हैं लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में। 2 बातें हैं, एक तो है नोट 1 और एक है नोट 2। मैं साथ साथ तुम लोगों की नोटिंग जो है वो भी करवा देता हूँ। सही है, आई वुड लाइक कि आप लोग साथ साथ कॉपी भी करते रहो। सही है, लीज़ डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट right to use an asset is given to lessee against some consideration। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने लिखा है राइट टू यूज़ एन एसेट। अब सर एसेट का मतलब क्या है? एसेट क्या डिफाइंड होना चाहिए? अब सर बाज़-औक़ात ऐसा होता है, सिर्फ मैं अभी मॉडलिटीज़ आपको बता रहा हूँ, फिर उसमें आपने मुझे जो है थोड़ा सा हेल्प आउट करना है इसको आइडेंटिफाई करने में कि एसेट क्या होता है। अब सर देखो 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। अब आप बताओ कि क्या इसमें एसेट आइडेंटिफाइड होगा या नहीं होगा। सर लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कोई एसेट है या नहीं है, बट एक्चुअली एसेट इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कोई एसेट दिया है, लेट्स से मैं उमर से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि उमर लेट्स से गाड़ियाँ बनाता है, ठीक है। उमर से मैंने उमर ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करा कि हसन मारफानी साहब आप जो मेरी गाड़ियाँ मैं बनाता हूँ, सही है, आपने जो है उसके इंजन्स बना के मुझे देने। हमारा है 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट। मैं मार्केट में गया, मैंने मशीनरी ख़रीदी, सही है, जो सिर्फ उमर की, दायरे से बात है, कस्टमाइज्ड इंजन्स होते हैं, तो वो मशीनरी जो है सिर्फ उमर की जगह पर ही इस्तेमाल हो सकती है, उमर के इंजन्स के लिए, और 5 साल बाद वो मशीन भी ख़त्म हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ इंजन का, सही है, इंजन बनाने का, मगर सवाल ये पैदा होता है कि सर इस सिनेरियो में जो एसेट है वो किसका है? इन सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं एसेट देने की बात ही नहीं हुई है, वो तो इंजन देने की बात हुई है। वो जो प्लांट है जिसके ज़रिए जो है बनेंगे इंजन्स, उसकी तो बात ही नहीं हुई है। तो सर क्या इस सिनेरियो में हम ये बोल सकते हैं कि उमर एंड कंपनी का ये एसेट है इन सब्सटेंस? लीगली तो ये मेरा एसेट है हसन मारफानी का, क्योंकि मैं इंजन बना रहा हूँ। अब इन सब्सटेंस, जाहिर सी बात है एक कन्फ्यूजन होगा। एक और कन्फ्यूजन क्रिएट करता हूँ। लेट्स से एक प्लांट है, उमर मेरे पास आया, उमर ने बोला हसन मारफानी साहब जो है वो क्या कहते हैं कि इंजन बनाना है मेरी गाड़ियों के लिए। मैंने बोला ठीक है यार, मेरे साथ जो है ये हसनैन भी हैं, हसनैन साहब भी गाड़ियाँ बनाते हैं, उनके भी इंजन बनाता हूँ, आपके भी इंजन बना दूंगा।
अब सवाल ये पैदा होता है 50-50% जो भी प्रोडक्शन होगी उसका 50% उमर के पास जाएगा और 50% जो है वो हसनैन के पास जाएगा। दूसरी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ तुम लोगों के दिमाग में। तो सर इस सिनेरियो में क्या हम ये बोल सकते हैं कि उमर साहब के पास एसेट का राइट है, जब आप पोर्शन जो है वो दे रहे हो, सब्सटेंस तो है सर, 50% तो है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ जिसके ऊपर आपने मुझे क्लैरिटी देनी है। इस सिनेरियो में क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर एसेट वाकई है या नहीं है। सर अज्यूम करो एक पोर्शन है, जैसे हॉस्टल के अंदर आपको पता है कमरों में जो है वो आजकल स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं। तो उस सिनेरियो में सर अगर लेट से एक कमरा है, सही है, जिसके अंदर 4 लोग रह रहे हैं, तो भाई स्पेस तो शेयर कर रहे हैं ना। तो सर क्या वो स्पेस एसेट कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? क्योंकि एसेट जब तक नहीं होगा उस वक्त तक लीज की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी, एसेट का होना ज़रूरी है। अच्छा एक और सिनेरियो देता हूँ, फिर इसको मैं लिखवा भी देता हूँ। सर लेट से उमर मेरे पास आया, उमर ने बोला कि हसन मारफानी साहब जो है आप एक काम करें, मुझे जो है ना पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दें मुझे जो है लेट से अब मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है, मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं। उमर साहब मुझे बोलते हैं कि हसन मारफानी साहब आपने पिक एंड ड्रॉप मुझे सर्विसेज देनी है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है यार उमर भाई, मैं आपको जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विस दूंगा, सुबह आपको आपके घर से पिक करूँगा, ऑफिस में छोड़ूंगा और फिर शाम में ऑफिस से आपको घर छोड़ दूंगा। मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं। मुझे बताओ इस सिनेरियो में क्या एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं है? उमर को पता है कि कौन सा एसेट इसके लिए आएगा 10 गाड़ियों में से? नहीं पता। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या ये एसेट है? और अगर एसेट नहीं है तो क्या ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि उमर को तो सर्विसेज मिल रही है ना, एसेट तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा सर एक और एग्जांपल, लेट से उमर बोलता है कि हसन मारफानी साहब आपके पास 10 गाड़ियां हैं ना, उसमें से गाड़ी नंबर 5 जो है ना वो मुझे लेने के लिए और छोड़ने के लिए आएगी। मैं बोलता हूँ ठीक है उमर साहब, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट मैं उमर को बोलता हूँ कि मेरा जब दिल चाहेगा तो मैं तुम्हें जो है ये 5वीं गाड़ी की जगह कोई 6ठी गाड़ी जो है वो भिजवा दूंगा या कोई 7वीं गाड़ी भिजवा दूंगा। राइट टू सब्सटीट्यूट है मेरे पास, मैं जब चाहूँ सब्सटीट्यूट कर लूँ गाड़ी। हालांकि गाड़ी उमर को पता है कि 5वीं गाड़ी आनी है, मगर 5वीं गाड़ी अगर लेट से जब मेरा दिल हुआ तो मैं 6ठी गाड़ी भिजवा सकता हूँ। तो सर इस सिनेरियो में क्या एसेट कहलाएगा? क्योंकि लीज जो होता है, जो किराया, एक तो होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, आप सर्विसेज दे रहे हो, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर कोई आप एसेट के इस्तेमाल के लिए दे रहे हो। तो लीज वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप एसेट को इस्तेमाल करने के लिए देते हो। तो सर ये 4, 5, 6, 7, 8 मैंने जो है मॉडलिटीज़ आपको बताई हैं जिसके ऊपर जो है एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा खेलता है। पिछली 5-6 अटैम्प्ट के अंदर इसने 1-2 दफ़ा इन चीज़ों पे खेला है। तो सर आए इन चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं क्विकली। लेट्स आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। एसेट should be defined. सर सवाल ये पैदा होता है कि सर एसेट शुड बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड। सर याद रखो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, लीज का कॉन्ट्रैक्ट आप उस वक्त कहोगे जब आपका एसेट आइडेंटिफाइड हो, आपको पता हो कि सर कौन सा एसेट जो है वो आपको मिलना है इस्तेमाल के लिए। अब सर ये बताएं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ होना चाहिए या इम्प्लिसिटली, अगर कंडीशंस ऐसी हैं तो इम्प्लाइड है कि जो है सर ठीक है ये वाला एसेट जो है वो बेनिफिट देगा, बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगा, सही है। तो सर याद रखो आइडेंटिफिकेशन of asset can be implicit और explicit। सर ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हुआ हो बट इन सब्सटेंस एसेट आइडेंटिफाइड हो। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हूँ, मेरे पास एक ही गाड़ी है, उमर मेरे पास आता है, बोलता है हसन भाई पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज चाहिए, मेरे पास एक ही गाड़ी है। मुझे बताओ उमर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है सर्विसेज का कि भाई मैं तुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दूंगा। इस सिनेरियो में एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दूंगा। एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं है? बिल्कुल है सर। अभी सैयदा, अभी वो जो राइट टू यूज और वो वाली बात है ना उसको छोड़ दो, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं है। जी सर बिल्कुल आइडेंटिफाइड है एसेट।
एसेट बिल्कुल आइडेंटिफाइड है। बिल्कुल आइडेंटिफाइड है सर। कैसे आइडेंटिफाइड है सर? एक ही गाड़ी है। अच्छा, इसके बरक्स एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। उमर मेरे पास आया, उमर ने मुझे बोला हसन मारफानी जो है आप मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दो, मेरे पास 10 गाड़ी हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दो। 10 गाड़ियाँ हैं मेरे पास। अब मुझे बताओ इस सिनेरियो में पिक एंड ड्रॉप की जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या इस सिनेरियो में एसिड आइडेंटिफाइड है या नहीं है? इस सिनेरियो में एसिड आइडेंटिफाइड है या नहीं है? सर नहीं है, नहीं पता। तो सर बताने का मकसद ये है कि सर जब आप बात करते हैं एसिड आइडेंटिफाइड है या नहीं, तो इट कैन बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी इम्प्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। वी नीड टू एक्चुअली लुक एट द सिनेरियो। कॉन्ट्रैक्ट में एसिड का लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अब इसी की बेसिस पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप क्विकली अटेम्प्ट करो इस एग्जांपल को और मुझे बताओ इस सिनेरियो में एसिड आइडेंटिफाइड होगा या नहीं होगा। जल्दी से इस सिनेरियो को देखो और मुझे ज़रा बताओ। ये एग्जांपल है, जल्दी से ये ज़रा इसको रीड करो और मुझे बताओ इस सिनेरियो में एसिड आइडेंटिफाइड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। जल्दी 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 प्लीज़, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस एग्जांपल को पढ़ें और जल्दी से मुझे बताएं एसिड आइडेंटिफाइड है या नहीं है। सर एंटिटी ए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट और नॉट। Entity A, a manufacturer of luxury sports cars, enters into a contract with Entity B, in terms of which Entity B will manufacture and supply specialized engine components to Entity A over a period of 5 years. ठीक है सर, 5 सालों पे जो है वो इंजन components प्रोवाइड करेगी। The engine components have a unique design and thus Entity B needed to design, construct and install a specialized manufacturing plant on Entity A's premises. सर चूँकि जो है ये डिज़ाइन इतना यूनिक था कि एंटिटी बी वो सपोज के जो है बाकायदा जो है कंस्ट्रक्ट करेगी और जो है बाकायदा इंस्टॉल करेगी स्पेशलाइज्ड मशीनरी on entity A's premises. There is no mention in the contract of the specific plant that should be used by entity and manufacturing of the engine components. Contract में कहीं भी it was not mentioned कि भाई जो है manufacturing ये plant जो है वो use होना है specific. Entity B's newly constructed plant will be used exclusively in the manufacture of these specialized components. सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इंजन के कंपोनेंट्स को जो है डेवलप करने में ये जो है स्पेशलाइज्ड मशीनरी यूज़ होगी। एंड ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड नेचर देयर ऑफ दिस प्लांट विल नॉट बी एबल टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड विल नीड टू बी डिसमेंटल्ड। तो सर मुझे बताएं इस सिनेरियो में क्या एसिड आइडेंटिफाइड है? जी सर बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, ऑल्दो इट इज़ नेवर मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ये प्लांट लगाया जाएगा। But considering because of the unique design and you know this asset would exclusively be used, मैं अभी लीज की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि सर क्या एसिड आइडेंटिफाइड है या नहीं। यस सर, एसिड इज आइडेंटिफाइड, दैट इज प्लांट, और प्लांट इज आइडेंटिफाइड। आई एम श्योर सर आपको ये चीज़ क्लियर है, ज़्यादातर बच्चों ने ये करेक्टली आइडेंटिफाई। ये पैदा होता है कि सर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, आप उसको पूरा एसेट नहीं दे रहे, आप उसको पोर्शन दे रहे, सही है ना। लेट्स से मेरे पास एक रूम में जो है एक ऑफिस है मेरे पास, या एक प्रेमिसेस है, उसमें लेट्स से मेरे पास 10 कमरे। एक तो ये ना कि मैं पूरा का पूरा ऑफिस जो है वो दे दूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, या एक ये है कि सर मैं पूरा ऑफिस नहीं देता, मैं ऑफिस के जो है लेट्स से कुछ जो है छोटे छोटे रूम्स हैं वो मैं दे देता हूँ। तो सर क्या इस सिनेरियो में क्या एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा जब आप पोर्शन दे रहे हो, पूरा एसेट नहीं दे रहे? या एक और एग्जांपल, बाज़-औक़ात पोर्शन ऐसा होता है जो कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक पाइपलाइन है, सही है, पाइपलाइन जा रही है, उसमें से जो है क्या कहते हैं, एक पाइपलाइन की कैपेसिटी है, जैसे आपकी ये ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं, तो लेट्स से मारफानी पाइपलाइंस हैं, मेरी जो है वो गैस पाइपलाइन जा रही हैं। अब मेरे से जो है उमर एंड कंपनी ने कांटेक्ट किया कि हसन मारफानी साहब हमें इस गैस पाइपलाइन का जो है आउटपुट चाहिए, और इसी तरीके से हसनैन ने भी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मैंने उमर को जो है 70% जो भी मेरा आउटपुट है उसका मैं 70% उमर को दे देता हूँ, और 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट, ज़िंदगी भर जब भी ये पाइपलाइन है ये चलता रहेगा, और 30% जो है मैं हसनैन को देता हूँ। तो सर ये भी एक पोर्शन है, बट इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर तो आप पोर्शन ऑफ एसेट किसी को दे रहे हो,
वक्ती तौर पे, तो क्या सर इस सिनेरियो में एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सर पूरा का पूरा एसेट आप दे रहे हो, अब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, या इस्तेमाल के लिए दे रहे हो, जरूरी नहीं है देना, इस्तेमाल भी अगर वो कर रहा है, उसको बेनिफिट पहुंच रहा है, तो टेक्निकली वो एसेट का ही बेनिफिट ले रहा है ना। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि सर आप पूरा एसेट जो है इस्तेमाल के लिए नहीं दे रहे, आप कुछ पोर्शन दे रहे हो, तो सर इस सिनेरियो में क्या एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो सर हम पढ़ लेते हैं, एन आइडेंटिफाइड एसेट कुड बी जस्ट अ पोर्शन ऑफ एन एसेट इफ द पोर्शन इज फिजिकली डिस्टिंक्ट। सर अगर तो वो पोर्शन सेपरेट हो सकता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो सकता है, फिजिकली अलग हो सकता है, तो सर आप बोलोगे कि सही है, ये पोर्शन आइडेंटिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक ऑफिस है, उसके अंदर 10 कमरे बने हुए। अब सर वो जो 10 कमरे हैं, क्या वो अलग अलग फिजिकली डिस्टिंक्ट है या नहीं है? जी सर बिल्कुल फिजिकली डिस्टिंक्ट है। तो हर कमरा क्या मेरे लिए आइडेंटिफाइड एसेट कहलाएगा? जी सर बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा सर, एन आइडेंटिफाइड एसेट कैन नॉट हाउ एवर सिंपली बी कैपेसिटी unless portion of physically distinct or if the portion of the capacity is substantially all of the assets capacity। अलबत्ता सर अगर पोर्शन जो है वो कैपेसिटी है, तो याद रखो कैपेसिटी डिस्टिंक्ट नहीं कहलाएगी उस वक्त तक जब तक के 100% कैपेसिटी आपने ना दी हुई हो, या फिर सब्सटेंशियल कैपेसिटी जो है सर, सब्सटेंशियल कैपेसिटी 90% और मोर। ठीक है सर, लेट से उमर मेरे पास आया, उमर ने बोला हसन भाई ये जो आपकी गैस पाइपलाइन है इसका 70% आपने मुझे देना है और 30% जो है वो कोई और बंदा अवेल कर रहा है, तो सर क्या इस सिनेरियो में कैपेसिटी आइडेंटिफाइड एसेट कहलाएगा? नहीं सर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सब्सटेंशियल कैपेसिटी नहीं है। अच्छा सर उमर आता है, उमर बोलता है हसन भाई ये जो गैस पाइपलाइन है ना, इसका 95% आउटपुट मेरा होगा, 5% आप भले किसी और को दे दो। तो क्या इस सिनेरियो में जो मैं उमर को कैपेसिटी दे रहा हूँ 95% आउटपुट, क्या जो पाइपलाइन है वो आइडेंटिफाइड एसेट कहलाएगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? जी सर बिल्कुल कहलाएगी। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि इफ वी आर entering into a contract for the portion of asset, so when that portion of asset would be considered as identified। सर इसको मैं लिखवा भी देता हूँ अपनी नोटिंग के अंदर, सही है। सर ये मैंने एक तरीके से आप लोगों की आसानी के लिए लिखवा भी दिया है कि सर जब भी पोर्शन ऑफ एसेट जो है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पोर्शन ऑफ एसेट देने का, सो वुड इट बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड। तो सर अगर तो पोर्शन फिजिकली डिस्टिंक्ट है, सेपरेबल है, अलग से जो है आप दे रहे हो, सही है, अलग से दे सकते हो, तो वो आइडेंटिफाइड कहलाएगा। अगर तो सर कैपेसिटी होगी, सही है, जो पोर्शन आप दे रहे हो तो कैपेसिटी या तो 100% हो या फिर सब्सटेंशियल पोर्शन हो उस कैपेसिटी का। सब्सटेंशियल पोर्शन कितना होता है? 90% और मोर। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, ठीक है। अब सर इसके सर एक्सप्लेन वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। Entity A enters into a contract with entity B in terms of which entity B will supply a certain quantity of oil each day to entity A. The contract stipulates that the supply of oil will be delivered to entity A using entity B's oil pipeline.
सही है। एंटिटी ए को एंटिटी बी की जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ज़रिए जो है क्या कहते हैं ऑयल सप्लाई होगा। इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑयल टू बी डिलीवर्ड ऑन अ डेली बेसिस कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ऑयल पाइपलाइन। इस सिनेरियो में सर जो एसेट इन क्वेश्चन है वो क्या है? एसेट इन क्वेश्चन है वो क्या है? कोई मुझे बताएगा? सर वो है ऑयल पाइपलाइन। सही है ना? तो सवाल ये पैदा होता है सर ये जो ऑयल पाइपलाइन है क्या ये आइडेंटिफाइड है? नहीं सर, ये आइडेंटिफाइड नहीं है। रीज़न बीइंग द पोर्शन इज़ दैट ऑफ कैपेसिटी नेचर। और हमने कैपेसिटी में पढ़ा था कि सर कैपेसिटी उस वक्त आइडेंटिफाइड नहीं कहलाएगी उस वक्त तक जब तक कि या तो वो 100% ना हो या फिर वो सब्सटेंशियल पोर्शन ना हो। सब्सटेंशियल पोर्शन कितना होता है? 90% और मोर। सो इस सिनेरियो में एसेट वोंट बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड। सर कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, ये बाद में आप लोग नोट से जो है चाहो तो देख लेना। देयर इज नो आइडेंटिफाइड एसेट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कैपेसिटी पोर्शन दैट इज नीदर फिजिकली डिस्टिंक्ट नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एसेट। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात कर रहे थे सर लीज़ की डेफिनेशन पे कि लीज़ में जो है सर आपका जो है क्या कहते हैं राइट टू यूज़ एन एसेट लेसी के पास होना चाहिए अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। अब सर सवाल ये पैदा होता है ये जो एसेट है कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एसेट होता ही नहीं है। सही है ना? तो सर सवाल ये पैदा होता है कि सर कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम बोलेंगे कि एसेट आइडेंटिफाइड है, एसेट है। तो सर उसके ऊपर हमने 2-3 केसेस देखे। अभी तीसरा केस जो है हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि सर लेट्स से मेरा उमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सही है? उमर ने मुझे बोला हसन मारफानी मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज चाहिए, मेरे पास 10 गाड़ी हैं। सही है ना? अब उमर ने बोला ये जो गाड़ी नंबर 5 है ना हसन मारफानी, आप इससे मुझे पिक एंड ड्रॉप करेंगे। तो सर इस सिनेरियो में अपेरेंटली तो एसेट आइडेंटिफाइड है। सही है? मगर मैं एज अ सप्लायर उमर को बोलता हूँ सही है गाड़ी नंबर 5 आपके पास आएगी, बट मेरे पास राइट होगा मैं जब चाहूँगा मैं गाड़ी नंबर 5 की जगह आपको कोई और गाड़ी भेज दूँ। इट मीन्स इस सिनेरियो में सप्लायर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर तो सप्लायर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट है तो क्या इस सिनेरियो में एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा लीज की डेफिनेशन के लिए? तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ये जो राइट टू सब्स्टिट्यूट है क्या ये सब्सटेंटिव है? सब्सटेंटिव का मतलब होता है क्या ये सप्लायर के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। अगर तो सर ये सप्लायर के लिए इकोनॉमिकली वायबल है ये राइट टू सब्स्टिट्यूट तो फिर जो है ये सब्सटेंटिव कहलाएगा और फिर एसेट आइडेंटिफाइड नहीं कहलाएगा। और अगर तो ये राइट है तो उसके पास सब्स्टिट्यूशन का राइट बट इतना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो फिर ये राइट सब्सटेंटिव नहीं कहलाएगा। चूंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो इस सिनेरियो में एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा। सर एग्जांपल दे दें, मुझे बताएं ये जो गाड़ी वाली एग्जांपल थी, कल मेरे पास जो है गाड़ी नंबर 5 का एक बड़ा ग्राहक लग जाता है। सही है? मेरे पास 10 गाड़ी हैं तो मैं कोई और गाड़ी भेज देता हूँ। मुझे बताएं मुझे सब्स्टिट्यूट करना इकोनॉमिकली वायबल होगा? जी सर बिल्कुल इकोनॉमिकली वायबल होगा, एक की जगह दूसरी गाड़ी भेज दी। अच्छा सर इसके बरक्स मेरे पास जो है उमर आया, उमर ने बोला हसन भाई इंजन बनाने हैं प्लांट ए से। मैंने बोला सही है कोई मसला ही नहीं है, प्लांट ए से इंजन बन जाएंगे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट और प्लांट को मैंने इंस्टॉल किया, पूरा डीप डाइव किया, डिग आउट किया, सारी चीज़ें मैंने लगाई। सही है ना? अच्छा खासा खर्चा आया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी अच्छी खासी थी। सही है? अब सर मेरे पास जो है एक और ऑर्डर आया तो मैं उमर को बोलता हूँ कि उमर यार, और मेरे पास राइट टू सब्स्टिट्यूट भी, अब तुमने बताना है मेरे पास सब्सटेंटिव राइट है या नहीं है। मैंने उमर को बोला यार उमर देख मेरे पास राइट टू सब्स्टिट्यूट है, मैं एक काम कर रहा हूँ मैं प्लांट ए को हटा के प्लांट बी लगा देता हूँ, तो मैं प्लांट बी से जो है वो तुम्हारी प्रोडक्शन पूरी कर दूंगा। सर इस सिनेरियो में ज़रा सोचो, मेरे पास राइट टू सब्स्टिट्यूट है, मैं प्लांट बी लगा तो सकता हूँ बट क्या ये मेरे लिए इकोनॉमिकली वायबल होगा कि प्लांट ए को पहले निकालना, फिर प्लांट बी को वापस लगाना, फिर प्लांट ए को दूसरी जगह पे जाके लगाना? तो सर मुझे बताओ डू यू रियली थिंक डज इट साउंड इकोनॉमिकली वायबल फॉर मी? नो सर, आपके पास राइट तो है प्लांट सब्स्टिट्यूट करने का बट ये आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है।
आपको खर्चा ही इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका आउट हो जाएगा। आपको 3 तो कॉस्ट करनी पड़ेंगी, पहले नए एग्जिस्टिंग प्लांट को निकालो, फिर जो नया प्लांट है उसको आप वापस लगाओ, फिर वो जो पुराना प्लांट है उसको दूसरी जगह पे कहीं और जाके फिट इन करो, तो आपकी कॉस्ट ही फट जाएगी। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। तो इस सिनेरियो में सब्सटेंटिव राइट नहीं है सप्लायर के पास और ये एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा, प्लांट आइडेंटिफाइड कहलाएगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि if the supplier has got the substitution right and that substitution right is substantive, that is economically viable for the supplier, so the asset won't be considered as identified. And if it is other way around, the supplier has got the right but it is not economically viable for the supplier, so that in that scenario asset would be considered as identified, क्योंकि सप्लायर कभी करेगा ही नहीं। इसकी लॉजिक क्या है सर? भाई सप्लायर अगर सब्सटेंटिव है ही नहीं तो सप्लायर कभी करेगा ही नहीं, तो एसेट आइडेंटिफाइड है। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, इसका मैं अगर शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दूं तो एसेट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, सही है ना, क्योंकि सप्लायर हैज़ गॉट द सब्सटेंटिव राइट टू एक्चुअली सब्सटीट्यूट द एसेट। सर वो कैसे, इसको मैं क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ। Entity A is a small retailer of trendy glasses and Entity B owns a shopping center. Entity A enters into a 3-year contract with Entity B to use 16 square meters in the shopping center for a stand that Entity A will use to display its sunglasses. सही है। Entity A ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है Entity B से कि वो 16 स्क्वायर मीटर जो है उसकी जगह जो है वो क्या कहते हैं स्टैंड लगाएगा। 16 स्क्वायर मीटर की जो है वो जगह लिए वहाँ वो स्टैंड ही लगाएगा, सही है ना, ठेला जिसको मैं आम फहम ज़बान में बोल दूँ। और एंटिटी ए उसको क्या करेगा, सन ग्लासेस उसके ऊपर बेचेगी एंटिटी ए, सही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ है? स्टैंडी का हुआ है, जगह का हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट जगह का हुआ है, सही है ना। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एंटिटी ए हैज़ द राइट टू यूज 16 स्क्वायर मीटर्स ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द शॉपिंग सेंटर, सही है। बट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो अलाउज एंटिटी बी टू मूव द स्टैंड टू अ वेराइटी ऑफ द अदर सुइटेबल एरियाज विद इन द शॉपिंग सेंटर। अब एंटिटी ए के पास राइट है कि ये जो 16 स्क्वायर मीटर की सेकंड फ्लोर पे जगह है ना, वहाँ वो क्या कहते हैं ग्लासेस बेचे। बट एंटिटी बी जब चाहेगी एंटिटी बी तो उस स्टैंड को मूव कर सकती है जहाँ वो मूव करना चाहे। सिंस इट इज़ जस्ट अ स्पेस दैट इज़ बीइंग रेंटेड एंड द स्टैंड इज़ नॉट परमानेंटली फिक्स्ड इन प्लेस, देयर इज़ अ मिनिमल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इवेंट दैट द स्टैंड मस्ट बी मूव। सर चूँकि ये स्पेस है और ये स्टैंडी जो है परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है, सही है, तो सर अब इस सिनेरियो में मुझे बताएं, इस सिनेरियो में सप्लायर के पास क्या सब्स्टिट्यूशन राइट है बीइंग एंटिटी बी? जी सर बिल्कुल है, खुद लिखा हुआ है, ये आप देखें सेकंड पैरा की जो सेकंड लास्ट लाइन है, अलाउ एंटिटी बी टू मूव द स्टैंड टू अ वेराइटी ऑफ अदर सुइटेबल एरियाज। जब उसका दिल करेगा वो इस जगह से उठा के दूसरी जगह पे। अब सर चूँकि ये स्टैंड जो है वो मूवेबल है, तो मुझे बताएं एंटिटी बी के लिए तो हमेशा से ही ये वायबल है। आप मुझसे उस बात पे बहस कर सकते थे कि अच्छा सर आप ये बताएं अगर तो ये स्टैंड फिक्स्ड होता तो फिर मैं बोलता हाँ यार वो ज़मीन को पूरा जो है ग्राउंड को उखाड़ना पड़ेगा, फ्लोर को उखाड़ना पड़ेगा, फिर जो है वो जाहिर सी बात है फिर उसके ऊपर जो है वो प्लस्तर वगैरह होगा, फिर तो मुझसे डिबेट कर सकते थे। बट इस सिनेरियो में तो इट्स प्योरली अ विन सिचुएशन फॉर एंटिटी बी। तो सर इस सिनेरियो में डोंट यू थिंक दैट सप्लायर हैज़ गॉट द सब्सटेंटिव राइट? और इस सिनेरियो में क्या वो जगह आइडेंटिफाइड कहलाएगी? नहीं सर, वो जगह आइडेंटिफाइड नहीं कहलाएगी। क्यों? सप्लायर हैज़ गॉट द सब्सटेंटिव राइट, दैट इज दिस राइट इज इकोनॉमिकली वायबल फॉर एंटिटी बी। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी। अच्छा सर वापस से हम लोग लीज़ की डेफिनेशन पे आते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त कहलाता है जब राइट टू यूज़ एन एसेट जो है वो लेसी के पास हो। एसेट तो हमने पढ़ लिया कि सर कब जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एसेट आइडेंटिफाइड होगा, सही है। अब सर दूसरी चीज़ है राइट टू यूज़। राइट टू यूज़ का क्या मतलब है? अब सर 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा अपना जो है जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, देन हम लोग बात करेंगे कि सर राइट टू यूज़ से क्या मतलब है। सर लेट्स से उमर को जो है मैं पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देता हूँ, गाड़ी नंबर मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं, उमर को मैं पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देता हूँ। उमर बोलता है हसन भाई गाड़ी नंबर 5 मुझे चाहिए होगी पिक एंड ड्रॉप के लिए, सही है। मैं बोलता हूँ सही है। अब जो है क्या कहते हैं
उमर मुझसे ड्राइवर भी मांगता है, मैं उसको ड्राइवर भी दे देता हूँ, सही है, एज अ सप्लायर। अब आपने मुझे बताना है राइट टू यूज़ इसके अंदर है या नहीं है। उमर जो है इट्स अ लेसी, सही है ना, उमर ने एक तरीके से किराए पे मुझसे जो है वो सर्विसेज ली है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब मैं उमर को ये बोलता हूँ, उमर भाई आपको जहाँ भी जाना हो ना इस गाड़ी में, आप मेरे ड्राइवर को बता देना, वो ड्राइवर आपको पहुँचा देगा, वो कहीं से भी आपको पहुँचा देगा, वो पहुँचा देगा आपको। आप अपनी नहीं चलाना कि भाई देखो इस गली से नहीं, इस रोड से नहीं, यहाँ से लो। अब लेट से अगर जो है आप नुमाइश पे हो, आपको एयरपोर्ट पे जाना है, कराची की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो अब एयरपोर्ट जाने का कराची यूनिवर्सिटी से भी रास्ता है और शारा फैसल से भी रास्ता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से ले जाओ, आपको पहुँचा देगा। वो बोलते हैं ना, आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। तो सर इस सिनेरियो में क्या राइट टू यूज़ क्या उमर का है बीइंग अ लेसी? सवाल आता है, सवाल आता है। या एक और एग्जाम्पल कि सर उमर ने ये जो गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए की है, अब पिक एंड ड्रॉप के अंदर उमर के साथ 4 बंदे और होते हैं जिसको पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज मिलती हैं, ये गाड़ी सिर्फ इसके इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो सर इस सिनेरियो में क्या राइट टू यूज़ उमर का कहलाएगा या नहीं कहलाएगा बीइंग अ लेसी? तो सर ये अब पहले तो हमने बात की कि सर एसेट है भी या नहीं, उसकी मॉडलिटीज़ हमने देखी। अब हम देखते हैं कि सर राइट टू यूज़ का क्या मतलब है। राइट टू यूज़, व्हाट इज मेंट बाय राइट टू यूज़? या कंट्रोल द यूज़। सर इसकी 3 कंडीशंस है। राइट टू यूज़ उस वक्त लेसी का कहलाएगा जब ये 2-3 बातें पूरी हों। पहली बात है पहली बात यह है कि सर उस एसेट के इस्तेमाल से जो भी फ़ायदा हो रहा है उसका सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी जो है वो लेसी होना चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब ये है कि सर मेजॉरिटी 90% या उससे ज़्यादा का जो भी बेनिफिशियरी है वो सारा का सारा लेसी को फ़ायदा होना चाहिए, इस्तेमाल से, ओनरशिप से नहीं, इस्तेमाल से। ठीक है, ये पहली कंडीशन। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन। एंटिटी ए, customer enters into contract with entity B. Entity B owns a wind farm that it uses to generate electricity green energy. सही है, entity B is the owner of the wind farm. सही है, entity B as the owner of the farm receives the tax benefits relating to the cost of constructing the farm. अच्छा सर, entity B is the supplier, lesser जिसको मैं लिख देता हूँ। ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? टैक्स बेनिफिट लेसर को मिल रहा है, ए, इसको मैं बेनिफिट ए लिख देता हूँ for the sake of simplicity. That is, the tax authorities allow entity B to deduct the cost of farm against its taxable profit. सही है, clarification. In terms of the contract, entity A buys entity B's entire supply of green energy, and since entity A is using green energy, in terms of the contract, entity A क्या करता है? वो entity B से green energy जो वो produce करता है वो purchase करता है। And since entity A is using green energy, it also receives renewable energy credits. अब सर एक फ़ायदा तो A को बीइंग अ लेसी क्या हो रहा है कि जो ग्रीन एनर्जी की सप्लाई है वो एंटिटी A को मिल रही है, बेनिफिट B जो है वो किसको मिल रहा है? मैं इधर लिख भी देता हूँ, A जो है वो लेसर को मिल रहा है, B जो है वो लेसी को मिल रहा है। और इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स होते हैं, जैसे कार्बन एमिशन से रिलेटेड भी। पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, अलबत्ता यूएसए वगैरह में आ गया है कि सर आप जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड आप कोई भी जो है जैसे कार्बन एमिशन या कार्बन जिस जो है क्या कहते हैं आपकी मशीन से कार्बन कम से कम एमिट होते हैं तो उसके ओमिट होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्या कहते हैं कि आपको जो है क्रेडिट्स दिए जाते हैं। सही है, तो एक तरीके से रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं। तो सर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो है ए को जो है क्या कहते हैं एक और बेनिफिट मिलेगा एज अ लेसी कि उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड बाई प्रोडक्ट्स इन दिस सिनेरियो and conclude whether entity A obtains substantially all of the benefits from the wind farm, and assuming all other criteria are met, whether it should thus conclude that it holds the wind farm as a right of use of asset.
अभी ऑल अदर क्राइटेरिया वगैरह को तो हम बाद में बात करते हैं। मुझे बताएं सर, 3 किस्म के बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन विंड फार्म से। एक तो जनरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, नंबर 2 उसकी वजह से रिवॉर्ड पॉइंट्स, और नंबर 3 सर जो है टैक्स बेनिफिट। तो सर 3 में से जो 2 बेनिफिट्स हैं, और मैंने आपको बताया सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी का मतलब ये है कि 90% और मोर। तो सर मुझे बताएं क्या इस सिनेरियो में क्या राइट टू यूज़ है या नहीं है? सर मेरे हिसाब से राइट टू यूज़ है, बिकॉज सब्सटेंशियल बेनिफिट क्या 100% बेनिफिट जो है वो ए को मिल रहा है। सर वो कैसे? अरे भाई मुझे बताओ, मैंने आपको क्या लिखवाया था कि ये जो बेनिफिट होना चाहिए ये बाय यूजेज होना चाहिए, थ्रू यूजेज। इस सिनेरियो में वो जो बी को बेनिफिट मिल रहा है ना, वो ओनरशिप की वजह से मिल रहा है, उसका कोई यूजेज से ताल्लुक नहीं है। आप देखो ना, ये लिखा हुआ है बी ओन्स अ विंड फार्म, बी एज द ओनर ऑफ द फार्म रिसीव्स टैक्स बेनिफिट्स। ये जो टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, मैं मानता हूं बी को मिल रहे हैं, बट इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द ओनर मिल रहे हैं। अगर ये इस्तेमाल ना भी करता ना, बी इस्तेमाल ना ए ना भी करता, तो भी इसको मिलना था ये बी को, जस्ट एज अ ओनर। तो यूजेज से रिलेटेड जो 2 बेनिफिट्स हैं बी और सी, वो तो प्योरली आपके लेसी को मिल रहे हैं, विच इज एंटिटी बी। तो सर इन दिस सिनेरियो सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी जो है आपका क्या कहते हैं लेसी है, और इस सिनेरियो में बोलूँगा कि राइट टू यूज़ जो है वो लेसी के पास है। सर ये कमेंट्री है, मैं चाहूँगा यू बेटर हैव अ लुक एट दिस कमेंट्री, आपको इसमें क्लैरिटी होगी और आपको पता भी चलेगा कि सर इस सिनेरियो में राइट टू यूज़ लेसी के पास क्यों। समझो इस एग्जाम्पल को। A contract states that the lease payments are 1000 per month and that entity A may retain only 90% of the revenue from the use of the asset after paying 10% thereof to the lessor. Explain whether the customer has the right to obtain substantially all of the economic benefits. अरे भाई मुझे बताओ कि देखो कहने का अंदाज है, मैं बोलता हूँ यार मुझे 100% बेनिफिट होगा, उसमें से मैं कुछ हिस्सा तुम्हें दूंगा, और एक है कि भाई मैं लूंगा ही 80%। तो सर इस सिनेरियो में द फैक्ट दैट एंटिटी ए ओनली हैज द राइट टू रिटेन 90% ऑफ द बेनिफिट डजंट मीन दैट इट डज नॉट हैव द राइट टू रिसीव ऑल द बेनिफिट्स। भाई लेसी अपने हिस्से में से 10% दे रहा है ना, तो इफेक्टिवली तो वो तो 100% जो है उसका इंटाइटल्ड है। Instead, we conclude that customer has the right to receive 100% of the revenue and that lease consideration include the fixed lease payment of 1000 and the variable lease payment equal to 10% of the revenue. तो सर याद रखो अगर तो लेसी अपने पोर्शन में से कुछ लेसर को देता है ना, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप नेट ऑफ करके देखोगे, क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखो, मैनेजमेंट हमेशा ये चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट ना हो लेसी के पर्सपेक्टिव से, हमेशा याद रखो। वरना तो ऐसा होता कि भाई होता ये, अगर तो ये तुम्हारी वाली बात होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं भाई एक तरीके से कि भाई 100% हमारा बेनिफिट, उसमें से एक काम कर लो कि हम सिर्फ जो है, अगर मैं तुम्हारी बात पे रहता कि मैं 10% जो है वो बेनिफिट रखता हूँ, बाकी 90% आप ले लो, तो ये जो है राइट टू यूज़ होगा ही नहीं। और वो जो 90% होता वो बैकडोर के ज़रिए जो है वो अज्यूम कर रहा हूँ कि जिससे मैं किराए पर ले रहा हूँ वो मेरी रिलेटेड पार्टी है। अज्यूम करो उमर और मैं जो है वो रिलेटेड पार्टी हैं, मैं उमर को बोलता हूँ यार मैं चाहता हूँ कि मैं लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ना बनाऊँ, तो कोई तरीका कार बता दे, तो उमर बोलता है सही है यार, एक क्लॉज जो है वो हमने पढ़ा है लीज़ के अंदर कि भाई आप एक काम करो जो है, अगर रीपेट्रिएट कर देते हो लेसर को तो फिर वो नहीं बनता राइट टू यूज़, तो एक काम करो 100% जो है सही है बेनिफिट तुम रखो, और एक काम करो तुम कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख देते हैं कि भाई 60% जो है तुम मुझे वापस दे दोगे बेनिफिट, तो तुम्हारा ये राइट टू यूज़ भी नहीं होगा, ये लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा भी नहीं, और मैं तुम्हें बेनिफिट जो है वो वापस दूसरे तरीके से वापस कर दूंगा, या हम दोनों तो एक ही हैं, तुम्हें मिले बेनिफिट मुझे मिले, एक ही बात है। तो याद रखो मैनेजमेंट का जो एम है ना वो ये है कि लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ना हो। सर क्यों ना हो, इसकी वजह है बताता हूँ, अभी थोड़ा सा तुम लोग बड़े हो गए ना तो बताऊँगा दिमागी तौर पर। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि मेयर रीपेट्रिएशन ऑफ मनी डजेंट इम्प्लाई कि भाई लेसी का राइट कम हो रहा है, भाई उसका बेनिफिट तो 100% ही है ना। हाँ अपने हिस्से में से वो कुछ हिस्सा दे रहा है वो एक अलग बात है। अच्छा सर
Last but not the least condition or criteria to identify whether the lessee has the right to use or control the use of an asset or not. सर देखो, पहले तो हमने पढ़ा था, जैसे मैंने तुम्हें वो एग्जांपल दी थी कि भाई आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, सही है ना। तो पहले तो हमने देखा कि सर आम जो है वो खाने वाला भी लेसी होना चाहिए, उसका जो बेनिफिशरी है वो लेसी होना चाहिए। सर एक बात बताएं, उसके इस्तेमाल को कंट्रोल कौन करना चाहिए? तो सर याद रखो जो राइट टू डायरेक्ट द यूज है ना, कि इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी लेसी के पास होना चाहिए। अगर तो लेसी को फ़ायदा हो रहा है बट लेसी के पास कोई राइट नहीं है उस एसेट को इस्तेमाल करने का, तो ये तो कोई किराया, कोई एसेट है ही नहीं। अगर लेट से उमर को बोला जाता है कि भाई उमर जो है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दे दी जाएंगी, तुमने जो गाड़ी आए तुम्हें गाड़ी में बैठ जाना है, सही है, या चलो एक गाड़ी है वो गाड़ी आइडेंटिफाइड भी है, मगर खबरदार तुमने कुछ नहीं बोलना है, वो गाड़ी जैसे तुम्हें ले जाएगी तुम्हें तुम्हारी जगह पे जाके उतार देगी। तो उमर बोलेगा कि भाई मुझे सर्विसेज तो मिल रही हैं मगर इस केस के अंदर मेरा कोई राइट टू यूज़ है ही नहीं, मेरा कोई राइट टू डायरेक्ट द यूज़ है ही नहीं कि उस एसेट को इस्तेमाल कैसे करना है। तो टेक्निकली मैं सर्विसेज तो ले रहा हूँ बट एसेट में किराए पे नहीं ले रहा हूँ, सही है ना। तो सर याद रखो, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ के लिए ये एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बनाया है, इसको गौर से देखना तो इंशाल्लाह तुम लोगों के लिए जो है ये कभी भी मुश्किल नहीं होगा। सर याद रखो, अगर इस्तेमाल कैसे करना है उसका राइट डायरेक्ट सप्लायर के पास है ना, तो याद रखो ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर तो हाउ टू यूज दैट एसेट, अगर ये राइट सप्लायर के पास से डिसाइड करने का, ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट टू यूज क्योंकि नहीं है लेसी के पास। सर अगर जो है ये राइट कि किस तरीके से इस्तेमाल होगा एसेट, अगर तो ये लेसी के पास है, तो बाकी अगर क्राइटेरिया पूरे होते हैं, एसेट आइडेंटिफाइड है अगर, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ यार ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा सर, बाज़-औक़ात कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका प्री डिटरमाइंड यूजेज होता है, प्री डिटरमाइंड यूजेज होता है, ना लेसर डिसाइड कर सकता है ना लेसी डिसाइड कर सकता है। जैसे आपकी बाज़-औक़ात शिप्स होती हैं, सही, आपके बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनके रूट्स डिफाइंड होते हैं कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, लेट्स से ये शिप जो है यूएस से चलेगा, इन 4 पोर्ट्स पे जाके रुकेगा और जो है कराची आएगा। ना कोई लेसर का इंटरवेंशन होता है ना लेसी का इंटरवेंशन होता है। तो सर इस सिनेरियो में जब प्री डिटरमाइंड यूजेज हो किसी भी एसेट का, ना लेसर की चल सकती हो ना लेसी की चल सकती हो, तो आपने 2 चीज़ें देखनी है। आपने ये देखना है कि भाई उस एसेट को ऑपरेट कौन कर रहा है, उस एसेट को ऑपरेट कौन कर रहा है। मतलब चल जैसे शिप की बात करूं तो शिप जो है ऑपरेट कौन कर रहा है, लेसी या लेसी का बंदा कर रहा है, या फिर जो है उसका जो प्री डिटरमाइंड यूजेज है वो डिसाइड किसने किया है। भाई डिटरमाइंड जो प्री डिटरमाइंड यूजेज जो है वो कोई डिसाइड तो करने वाला होगा ना, या तो लेसर होगा या लेसी होगा। तो सर अगर प्री डिटरमाइंड यूजेज है तो आपने देखना है ऑपरेट अगर तो लेसी कर रहा है, या फिर वो जो यूजेज है वो लेसी ने डिफाइन किया हुआ है, तो आप बोलेंगे सही है, राइट टू यूज लेसी के पास है। अगर तो ना ऑपरेट लेसी कर रहा है प्री डिटरमाइंड यूजेज के केस में, ना डिज़ाइन उसने जो है प्री डिटरमाइंड यूजेज उसने लेसी ने डिज़ाइन किया है, तो फिर आप ये बोलेंगे राइट टू यूज़ लेसी के पास नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अगर तो राइट टू डायरेक्ट द यूज़ लेसर के पास है कि इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। राइट टू डायरेक्ट द यूज़ लेसी के पास है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है प्रोवाइडेड के बाकी क्राइटेरिया पूरा हो। राइट टू डायरेक्ट द यूज़ प्री डिटरमाइंड है, जैसे मैंने आपको शिप की एग्जांपल दी, तो उस सिनेरियो में आप देखोगे कि ये जो प्री डिटरमाइंड यूजेज है ये किसने डिसाइड किया है, या फिर ये जो शिप को ऑपरेट या एसेट को ऑपरेट कर रहा है ये कौन कर रहा है, चला जो रहा है एसेट को वो कौन चला रहा है। अगर तो लेसी चला रहा है या यूजेज जो है वो लेसी ने डिफाइन किया है, तो फिर आप बोलोगे कि राइट टू डायरेक्ट द यूज़ लेसी के पास है, सही, और ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी नहीं है, प्री डिटरमाइंड यूजेज के केस में ना ऑपरेट लेसी कर रहा है ना प्री डिटरमाइंड यूजेज लेसी ने डिफाइन किया है, तो फिर लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज़ नहीं है और ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है कि राइट टू डायरेक्ट द यूज़ में आप किस तरीके से जो है चीज़ों को लेकर चलेंगे। देते हैं, अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटिटी ए रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर एंटिटी ए हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ द शिप, क्या एंटिटी ए के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज़ है। अज्यूमिंग ऑल क्राइटेरिया आर मेट, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज, ओके। एंटिटी ए enters into a contract with entity B where entity B will transport entity A's cargo from Africa to Australia
एंटिटी बी जो है इट्स अ लेसर और एंटिटी ए इट्स अ लेसी. The volume of cargo to be transported is such that it requires the exclusive use of the ship. जल्दी से बताओ एसिड आइडेंटिफाइड है या नहीं है? जी सर बिल्कुल एसिड आइडेंटिफाइड है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द शिप. द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट द कार्गो टू बी ट्रांसपोर्टेड, द डेट्स द कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड, कार्गो कौन सा ले जा सकते हैं वो डिफाइंड है, डेट्स भी बताई नहीं है. डिटेल्ड रूट दैट द शिप विल टेक, कौन सा रूट होगा वो भी बताई नहीं है. एंड दैट एंटिटी बी विल बोथ ऑपरेट द शिप. अच्छा ऑपरेट कौन कर रहा है? हमें पता है कि राइट टू डायरेक्ट द यूज के लिए आपने देखना है या तो लेसी डायरेक्ट कर रहा हो जो कि यहाँ नहीं है, या लेसर डायरेक्ट कर रहा हो वो भी यहाँ नहीं है. प्री डिटरमाइंड यूजेज हो सर, यहाँ प्री डिटरमाइंड है सारा, व्हाट एंड हाउ जो है शिप चीज़ों को कैरी करेगा सब प्री डिटरमाइंड है. तो हमें देखना है ऑपरेट या डिज़ाइन जो है यूजेज का ये किसने किया है. अगर तो ऑपरेट या डिज़ाइन लेसी ने किया होगा तो फिर आप बोल सकते हो राइट टू डायरेक्ट द यूज लेसी के पास है. अब इस सिनेरियो में बोलता है एंटिटी वी विल बोथ ऑपरेट द शिप, लेसर है, एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेंटेनेंस एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स. दिस शिप इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सर मुझे बताओ लीज की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? दो बातें होनी चाहिए, एसिड आइडेंटिफाइड होना चाहिए. क्या इस सिनेरियो में एसिड आइडेंटिफाइड है? जी सर बिल्कुल, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द शिप, एक शिप है. सर क्या राइट टू डायरेक्ट द यूज है? राइट टू डायरेक्ट द यूज या राइट टू यूज लेसी के पास है. तो सर इसके अंदर दो बातें थी, सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी लेसी होना चाहिए जो कि हमारे केस में है. जो भी कॉन्ट्रैक्ट है शिप का सारा माल जो है एंटिटी ए का है, सही है. सर राइट टू डायरेक्ट द यूज, इस्तेमाल कैसे होगा, ये शिप को किस जगह से ले जाना है, ये किसके हाथ में? तो सर ना ये लेसी के हाथ में ना लेसर के हाथ में, ये प्री डिटरमाइंड यूजेज है. अब प्री डिटरमाइंड यूजेज जब भी होगा तो हमें देखना है कि क्या लेसी ऑपरेट कर रहा है या ये जो यूजेज है ये लेसी ने डिफाइन किया हुआ है. तो सर इस सिनेरियो में दोनों लेसी ने नहीं किए, एंटिटी ए ने दोनों नहीं किए. तो सर इस सिनेरियो में राइट टू डायरेक्ट द यूज नहीं है. तो सर मुझे बताओ क्या लीज की डेफिनेशन पूरी हो रही है? नो. तो क्या ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो. तो क्या ये IFRS 16 में डील होगा? नो. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है. सर मैं जल्दी से चाहूँगा एक दफ़ा ये कंक्लूजन पढ़ लो, जल्दी से चाहूँगा एक दफ़ा ये कंक्लूजन पढ़ लो, बाद में ये कमेंट्री पढ़ते रहना, मैं तुम्हें नोट्स वगैरह दे दूँगा इसके. अच्छा याद रखो एग्जामिनर का लीज की डेफिनेशन पे ना, क्योंकि मैं बताऊँ IFRS 16 ये जो नया स्टैंडर्ड आया है इसमें जो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज है ना वो है लीज की डेफिनेशन की क्लैरिफिकेशन, जो कि पहले नहीं होती थी, पुराने स्टैंडर्ड में नहीं थी. तो ICAP का एग्जामिनर हर दफ़ा कोई ना कोई MCQ इस पे पूछता है लीज की डेफिनेशन पे, और बच्चों को पता ही नहीं होता कि अच्छा यार ये डेफिनेशन से रिलेटेड इसने पूछा. इनफैक्ट एक दफ़ा तो ऐसा क्वेश्चन आया कि वो लीज का था ही नहीं, क्योंकि एसिड आइडेंटिफाइड था ही नहीं, और बच्चे जो है उसको लीज की तरह करके आ गए. तो एग्जामिनर का कमेंट वो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा भी. अच्छा सर हमने सबसे पहले आज की क्लास में देखा कि सर जो है लीज क्या है. सर लीज एक किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, जिसमें एक लेसी होता है किराएदार और एक लेसर होता है, सही है, जिसको आप मालिक कहते हैं. सर अकाउंटिंग के अंदर चूंकि आपको पता है कि हमेशा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो उसी की बेसिस पर जो है लीज को दो जो है बाइफर्केशंस में तोड़ दिया गया है. ऑपरेटिंग लीज जिसको हम सिंप्लीफाइड अप्रोच भी कहते हैं, और फाइनेंस लीज जिसको हम जनरल अप्रोच भी कहते हैं. हम इनको बाद में देखेंगे, बट पहले तो हमें ये देखना है कि भाई लीज की डेफिनेशन क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि लीज के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही वो IFRS 16 में आएगा, वरना वो IFRS 16 में नहीं आएगा, वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट होगा, जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है. सर लीज की डेफिनेशन में वो वाले कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिसमें राइट टू यूज एन एसेट लेसी के पास हो अगेंस्ट सम कंसिडरेशन. सर एसेट होना ज़रूरी है? जी सर बिल्कुल एसेट होना ज़रूरी है. अगर एसेट नहीं है तो क्या वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? नहीं. सर राइट टू यूज लेसी के पास होना ज़रूरी है? जी ज़रूरी है. अगर नहीं है तो क्या वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? नहीं. दोनों की दोनों बातें. तो सर एसेट क्या होगा, कब हम कहेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एसेट है या नहीं है? तो हमने देखा कि सर ज़रूरी नहीं है कि एसेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो. अगर तो जो है इम्प्लाइड है, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स भी की कि भाई एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए जैसे इंजन बनाने थे और एक्सक्लूसिवली प्लांट जो है वो डेडिकेटेड था, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो सर एसेट इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड कहलाएगा.
फिर हमने देखा कि सर अगर जो है पोर्शन ऑफ द एसेट आपको दिया गया है, पूरा एसेट नहीं दिया गया है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो हमने देखा कि सर अगर तो वो पोर्शन जो है फिजिकली सेपरेबल है, डिस्टिंक्ट है, तो फिर वो पोर्शन आइडेंटिफाइड कहलाएगा। बट अगर वो पोर्शन जो है कैपेसिटी है, लेट से ऑयल की पाइपलाइन या गैस की पाइपलाइन है, सही है, अब जाहिर सी बात है पाइपलाइन की कैपेसिटी आपको जो है वो एलोकेट की जाएगी ना, कि भाई इस पाइपलाइन में से लेट से 70% आउटपुट जो है वो उमर का होगा और 30% आउटपुट लेट से सोनिया का होगा। तो इस सिनेरियो में जाहिर सी बात है ये पाइपलाइन को ऐसा तो नहीं है बीच में तोड़ के मैं तुम लोगों को दे दूंगा, तो भाई जो भी उसका आउटपुट होगा कैपेसिटी, तो उस सिनेरियो में हमने देखा कि सर आइडेंटिफाइड उस वक्त कहलाएगा एसेट जब तो वो कैपेसिटी या तो 100% लेसी के पास हो या 90% और मोर ऑफ द कैपेसिटी लेसी के पास हो। अच्छा सर, फिर हमने ये देखा कि सर चलें सही है, एसेट आइडेंटिफाइड भी है बट सब्सटीट्यूट कर सकता है सप्लायर जब भी सप्लायर चाहे, तो उस सिनेरियो में जो है कि एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा। तो सर हमने देखा कि अगर सप्लायर के पास राइट टू सब्सटीट्यूट है और वो इकोनॉमिकली वायबल है सप्लायर के लिए, तो फिर आपका जो एसेट है वो आइडेंटिफाइड नहीं कहलाएगा। उसमें हमने 3-4 अच्छी एग्जांपल्स भी की, प्रैक्टिकली भी हमने देखा। ये तो हमने एसेट की आइडेंटिफिकेशन से बात की। फिर हमने देखा कि सर लीज का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए राइट टू यूज़ जो है या कंट्रोल द यूज़ जो है वो लेसी के पास हो। इसके ऊपर मैंने तुम्हें जो है वो आम खाओ गुटलियाँ मत गिनो की एग्जांपल दी कि भाई आम खाना भी लेसी के पास होना चाहिए उसका राइट, और जो गुटलियाँ हैं उस गिनना और किस तरीके से आम उगेगा वो भी लेसी के पास होना चाहिए। मतलब एसेट किस तरीके से इस्तेमाल होगा, सिर्फ एसेट का फ़ायदा लेसी के पास नहीं हो, एसेट किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो भी लेसी के पास होना चाहिए, राइट। तो सर इसके ऊपर फिर हमने मॉडलिटीज़ देखी कि सर अगर तो जो है आपका राइट टू डायरेक्ट द यूज़ के एसेट किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो लेसी के पास है, तो सही है, ये लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर लेसर के पास है तो ये लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर प्री डिफाइंड आपका यूजेज है तो फिर आपने देखना है ऑपरेट या जो प्री डिटरमाइंड यूजेज है वो किसने डिफाइन किया। अगर तो वो लेसी ने किया है तो ये लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वरना ये लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सर आई एम श्योर आपको क्लियर है आज की क्लास का, और जो है क्या कहते हैं